बच्चों के लिए एक दिलचस्प और सबक आमोज कहानी। बेचारा जासूस। मुसन्निफ मुख्तार अहमद। ऐसी ही दूसरी दिलचस्प कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहानियाँ पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। बेचारा जासूस। करमदीन और उसकी बीवी की सारी जिंदगी शफकत साहिब के खानदान की खिदमत करते गुजरी थी। इन दोनों को शफकत साहिब के वालिद ने अपनी कोठी पर मुलाजिम रखा था। वो बेचारे तो इंतकाल कर गए थे, मगर करमदीन और उसकी बीवी अभी तक उसी घराने में थे। शफकत साहिब दोनों मियाँ बीवी की बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि उन्हें उनके वालिद ने मुलाजिम रखा था। करमदीन की एक लड़की भी थी जिसका नाम रजिया था। वो अब जवान हो गई थी और करमदीन को उसकी शादी की फिक्र लग गई थी। उसने ढके छुपे अल्फाज में अपने रिश्तेदारों से कह रखा था कि वो रजिया के लिए कोई मुनासिब सा लड़का देगी। फिर एक रोज चंद औरतें करमदीन के क्वार्टर में आईं। वो रजिया को देखने आई थी। करमदीन कोठी के अकब में बने सर्वेंट क्वार्टर में रहता था। ये क्वार्टर 2 कमरों पर मुश्तमिल था। इन औरतों ने रजिया को देखा। रजिया उन्हें इतनी पसंद आई कि उसी वक्त उन औरतों ने उसे अपने भाई के लिए मांग लिया। उनके भाई का नाम शरीफ था और शक्ल से भी वो शरीफ नजर आता था। करमदीन और उसकी बीवी ने 1 हफ्ता बाद लड़के का फोटो देखकर ये रिश्ता मंजूर कर लिया। रजिया की शादी की खबर कोठी तक भी पहुंच गई थी। बेगम शफकत ने करमदीन की बीवी को मुबारकबाद दी और कहा कि वो जहेज वगैरह की तरफ से फिक्रमंद ना हो, वो उसकी हर मुमकिन इमदाद करेंगी। वो रजिया को अपनी बेटी की तरह चाहती थी। शाम को शफकत साहिब घर आए तो ये खबर उन्हें भी सुनाई गई। उन्होंने भी उस पर खुशी का इजहार किया, मगर उनके एक सवाल ने सबको परेशान कर दिया। सवाल ये था कि लड़का करता क्या है। करमदीन की बीवी को बुलाया गया। बेगम शफकत ने उससे सवाल किया, बुआ और तो सब ठीक है, मगर ये लड़का काम क्या करता है? करमदीन की बीवी भी परेशान हो गई। उसे भी नहीं पता था कि लड़का करता क्या है। उसकी परेशानी शफकत साहिब के 15-16 साल लड़के राहत ने भांप ली थी। वो बोला, बुआ तुम परेशान क्यों होती हो? बाबा करमदीन से पूछ लो, मुमकिन है उन्हें पता हो कि लड़का क्या करता है। करमदीन की बीवी भागी भागी करमदीन को बुला कर ले आई और उसे सबके सामने खड़ा कर दिया। करमदीन के सामने जब ये सवाल दोहराया गया तो वो सर खुजाकर बोला, बात यह है साहिब कि इन लड़के वालों को मेरे छोटे भाई ने भेजा था, इसलिए मैंने भी इस बात की जरूरत महसूस नहीं की कि उनसे सवाल करूं कि लड़का करता क्या है। बहरहाल कुछ ना कुछ तो वो करता ही होगा। आखिर को उसका जाती मकान है। मकान में बिजली, गैस, पानी का नल, सब ही कुछ तो मौजूद है। देखो बाबा, शफकत साहिब ने कहा, शादी बया गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं होता। शादी से पहले हर किस्म की छानबीन कर लेना अच्छा होता है, ताकि बाद में परेशानी ना हो। बात पक्की करने से पहले ये इंतहाई जरूरी है कि ये मालूम किया जाए कि लड़का क्या करता है। खैर, इस बारे में तुम अपने भाई से मालूम करो। बात तो तकरीबन पक्की हो चुकी है। करमदीन घबराकर बोला, अब अगर मैंने इस किस्म की पूछगछ की तो सब लोग मुझे बेवकूफ समझेंगे कि जो बात मुझे पहले मालूम करना थी वो मैं बाद में मालूम कर रहा हूँ। मेरा भाई अचानक किसी काम से बाहर चला गया है। उसके आने के बाद ही मालूम हो सकता है कि लड़का क्या काम करता है। राहत जो ये गुफ्तगू सुन रहा था बोल उठा, ये काम मैं अपने जिम्मे लेता हूँ। मैं कल तक आपको बता दूंगा कि वो लड़का जिससे रजिया बाजी की शादी तय पाई है करता क्या है। तुम किस तरह बता दोगे? बेगम शफकत ने हैरान होकर पूछा। राहत के सर पर हर वक्त जासूसी नावलों का भूत सवार रहता है। शफकत साहिब ने हंस कर कहा, ये इस मामले में सुराग रसानी फरमाएंगे। न सिर्फ ये कि वो करता क्या है, बल्कि थोड़ा बहुत उसके कैरेक्टर के मुतालिक भी आप लोगों को कल तक पता चल जाएगा। राहत ने अकड़ कर कहा, बस बाबा तो मुझे उसका पता बता दो।
करमदीन ने न सिर्फ उसको शरीफ के घर का पता बता दिया बल्कि उन बसों के नंबर भी बता दिए जो उसके घर के करीब वाले स्टॉप पर रुकती थी। राहत को अपनी सलाहियतों पर भरोसा था। उसको ये यकीन था कि वो 24 घंटों के अंदर अंदर शरीफ के मुतालिक बहुत कुछ मालूम कर सकता है, चूंकि इस काम में जासूसी का अमल दखल हो गया था। इसलिए वो अपने अंदर अजीब तरह का जोश महसूस करने लगा था। उसको जासूसी और सुराग रसानी का बहुत शौक था। ये शौक उसको इश्तियाक अहमद के जासूसी नावल पर पढ़कर हुआ था। महमूद, फारूक और फरजाना उसके पसंदीदा किरदार थे। उनके अजीब व गरीब कारनामे पढ़कर उसकी हालत गैर हो जाती थी। वो भी ख्वाहिश करने लगता कि उसके खानदान में भी कोई इंस्पेक्टर वगैरह होता तो कितना मजा आता। वो अपने उस रिश्तेदार इंस्पेक्टर के साथ मिलकर बड़े बड़े मुजरिमों का पीता पानी कर देता और दुनिया भर में उसकी वाह होती। मगर काफी तलाश के बावजूद भी उसको अपने खानदान में किसी ऐसे रिश्तेदार का पता न चल सका जो पुलिस में हो। अब वो अपने इस शौक की तस्कीन यूं किया करता था कि बिस्तर पर आराम से लेटकर अपने जहन से बड़े बड़े मुजरिम तख्लीक करता और फिर उनकी निगरानी करके उनके जराइम का पता लगाकर इनकी लातों और घूंसों से इस कदर पिटाई करता कि वो बेबस हो जाते और फिर वो उन्हें पुलिस के हवाले कर देता। अब किस्मत ने एक निहायत अहम मामला जिसमें सुराग रसानी कोट कोट कर भरी हुई थी उसके सुपुर्द किया था। उसके पास सिर्फ 24 घंटे थे। वो अपने आप को काफी चाक और चौबंद महसूस कर रहा था। वो सोचने लगा कि इस काम की इब्तिदा कहाँ से करे। उसने अपने महबूब किरदारों के बारे में सोचा कि इस तरह के मामलात में वो क्या करते थे, तो उसको याद आया कि वो लोग परेशानी के आलम में पार्कों में निकल जाया करते थे। वहाँ का पुरसुकून माहौल उनके जहनों को ढंग की बात सोचने के काबिल बना देता था। वो फौरन तैयार होकर अपने घर के पास वाक़े पार्क में जाने के इरादे से घर से बाहर निकला, मगर उसने चंद ही कदम उठाए थे कि उसे याद आ गया कि महमूद, फारूक और फरजाना बाहर जाते हुए अपनी अम्मी से इजाज़त ज़रूर लेते थे। ये सोचकर वो वापस घर में आया और अपनी अम्मी से मुखातिब होकर बोला, अम्मी मैं पार्क में चला जाऊं। वो उसे हैरत से देखने लगी, फिर बोली, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, इससे पहले तो तुमने मेरी इजाज़त की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। आंख बचाकर घर से बाहर निकल जाते थे। राहत खामोशी से उनकी शक्ल तक रहा था। वो फिर बोली, यूं लगता है कि तुम अब अच्छे बच्चे बनते जा रहे हो। जाओ मगर जल्दी आना, रात होने वाली है। राहत फारूक की तरह चलता हुआ, महमूद की तरह चारों तरफ देखता हुआ और फरजाना की तरह सोचता हुआ बखैर व आफियत पार्क में पहुंचा। पार्क काफी आबाद था। वो एक तरफ बैठ गया। उसको वहां बैठे हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि उसने एक हिलते जलते नौजवान को देखा। वो पार्क के एक सुनसान गोशे में बैठा था। उसकी टांगे, हाथ और सर मुसलसल हरकत कर रहे थे। राहत को उस पर बड़ा तरस आया। तो वो कोई नशेबाज था या फिर कोई नीम दीवाना। उसकी शक्ल और सूरत ठीक ठाक थी, जिस्म पर कपड़े खासे माकूल थे। बस खराबी थी तो सिर्फ हाथ पांव और सर में जो अब भी हिले जा रहे थे। फिर यकायक वो नौजवान घास पर से उठा और बदस्तूर हाथों पांव और सर को हिलाता हुआ आंखें बंद करके पार्क के गेट की तरफ चल दिया। राहत को खदशा हुआ कि वो इस कैफियत में गिर ना पड़े, इसलिए वो उसको सहारा देने के लिए लपक कर आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। उस नौजवान ने चौंक कर अपनी आंखें खोल दी और अब उसकी आंखें राहत को घोर रही थीं। क्या बात है, क्यों पकड़ा है तुमने मेरा हाथ? मम, मैं आपको गेट तक छोड़ने जा रहा था। उस नौजवान ने शायद उसकी बात नहीं सुनी थी। हाथ के इशारे से उसे खामोश करते हुए उसने अपने कान से एयरफोन निकाला। एयरफोन देखकर राहत चौंक पड़ा। दूसरी तरफ के कान में लगा होने की वजह से एयरफोन उसे नजर नहीं आया था। नौजवान बोला,
अब बताओ तुम क्या कहना चाह रहे थे। एयरफोन के साथ ही राहत को उस नौजवान के पहलू से लटका हुआ छोटा से टेप रिकॉर्डर भी नजर आ गया था, जिसमें कैसेट लगी थी और जिसकी ले पर वो नौजवान थिरक रहा था। अब राहत के पास कहने के लिए कुछ नहीं रहा था, इसलिए वो उसका हाथ छोड़कर भाग उठा। लेकिन उसका पार्क में आना बेसूद नहीं रहा था। उसके दिमाग में ये ख्याल आ गया था कि जब वो शरीफ के बारे में मालूमात इकट्ठी करने निकलेगा तो अपना जेबी टेप रिकॉर्डर भी साथ ले जाएगा। और ये ख्याल उसको पार्क में उस नौजवान का टेप रिकॉर्डर देखकर ही आया था। वो अब अच्छी तरह समझ गया था कि महमूद वगैरह पार्कों में क्यों आया करते थे। उसने ये फैसला भी कर लिया था कि वो आइंदा भी जब कभी कोई मसला दरपेश होगा पार्क ही में आया करेगा। घर से उसने अपना जेबी टेप रिकॉर्डर लिया और फिर एक बस पकड़कर उस इलाके की तरफ चल दिया जहां शरीफ का घर था। शरीफ का घर ढूंढने में उसे कोई दुश्वारी न हुई। उसका इरादा था कि वो पास पड़ोस के लोगों से शरीफ के बारे में मालूमात हासिल करेगा। मगर रात हो चुकी थी और ये वक्त था टीवी के एक मकबूल ड्रामे का, इसलिए उस मोहल्ले के एक घर के सवा तमाम घरों के दरवाजे बंद थे, क्योंकि अंदर घरों में टीवी खुले हुए थे। जिस घर का दरवाजा खुला हुआ था वो घर शरीफ का था। खंबे पर लगे बल्ब की रोशनी में राहत ने दीवार पर लिखा एड्रेस पढ़ लिया था। उसने उस दरवाजे से अंदर झांका तो उसे आसपास तारीकी नजर आई। बस एक कमरे में जो दालान के दूसरी तरफ था उसमें रोशनी हो रही थी। उस रोशनी में राहत को एक शख्स की शक्ल नजर आई। उस शख्स का रंग सांवला था और चेहरे पर घनी मूंछें थी। वो किसी बात पर हंस रहा था जिसकी वजह से राहत ने दूर ही से उसके सफेद दांतों की एक झलक देख ली थी। वो कांप उठा। दिल तो उसका ये चाहा कि वहां से भाग ले, मगर उसका जज्बा तजस्सुस बेदार हो गया था। दो बातों ने उसको परेशान कर दिया था। पहली तो ये थी कि वो शख्स इतने खौफनाक अंदाज में हंसा क्यों था। दूसरी ये कि इस कदर खौफनाक शख्स को शरीफ के घर आने की क्या जरूरत थी। हिम्मत करके वो अंदर दाखिल हुआ। तारीकी का फायदा उठाते हुए वो दालान से गुजरकर उस कमरे की दीवार तक पहुंच गया। थोड़ी सी गर्दन निकालकर उसने अंदर झांका तो उसे शरीफ भी नजर आ गया। वो बिस्तर पर कंबल ओढ़े लेटा था। राहत को अचानक टेप रिकॉर्डर का ख्याल आ गया। उसने उसको जेब से निकालकर रिकॉर्डिंग और प्ले का बटन दबा दिया और दम साध कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद कमरे में किसी के खांसने की आवाज आई। राहत ने झांक कर देखा, वो शरीफ था। अच्छी तरह खांसने के बाद उसने दूसरे शख्स से कहा, अकेले शख्स के साथ ये भी मुसीबत होती है कि बीमार पड़ जाए तो कोई देखभाल करने वाला भी नहीं होता। तुम अपने किसी रिश्तेदार को क्यों नहीं बुला लेते? दूसरे शख्स ने कहा, सब लोग अपने अपने धंधों में लगे हुए हैं। बहन थी, वो बीमारी में खिदमत कर दिया करती थी। अब उनकी भी शादी हो गई है। शरीफ ने कहा, खैर अब यूं समझो कि तुम्हारी मुसीबत के दिन खत्म हुए। तुम्हारी शादी होने वाली है। अब तो तुम्हारी घरवाली खुद ही तुम्हारी खिदमत किया करेगी। दूसरे शख्स ने कहा। फिर वो उठते हुए बोला, अच्छा मैं चलता हूँ। अगर सुबह तक तुम्हारी तबीयत संभल जाए तो प्रेस जरूर पहुंच जाना। कल 100 रुपए के नोट छापना है। साहिब तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं। बड़े नोट छापते हुए इनकी ख्वाहिश होती है कि तुम मशीन पर मौजूद रहो। राहत के रूंगटे खड़े हो गए। उस शख्स की आखिरी बात ही इस कदर सनसनी खेज थी, वो लरस कर रह गया था। तो ये शरीफ साहिब नोट छापने वाले गिरोह के एक रुकन है, उसने सोचा। अचानक उसके कानों में शरीफ की आवाज आई, बड़े नोट छापते हुए काफी एहतियात की जरूरत होती है। मैं पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर ना पहुंच सका तो तुम दीन मोहम्मद से कहकर 10-10 रुपए वाले नोटों की कम से कम 2 लाख रुपयों की गड्डी बनवा लेना। ठीक है, दूसरे शख्स ने कहा। वो रुखसती मुसाफहा करने लगे तो राहत लरसता कांपता मैले कपड़ों के ढेर में दबकने की कोशिश करने लगा जो एक तरफ पड़े थे।
शरीफ अपने साथी को दरवाजे तक छोड़ने आया और फिर दरवाजा बंद करके वापस अपने कमरे में आ गया। मौका गनीमत देखकर राहत ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। दरवाजे में 2 कुंडियां थीं, एक ऊपर लगी थी, दूसरी दरवाजे के बीच में। राहत ने पहली कुंडी खोल ली थी, दूसरी को खोलने वाला ही था कि अपने अकब में उसको कदमों की चाप सुनाई दी। खौफ और दहशत की एक लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। उसने घूम कर देखा तो वो शरीफ था। राहत ने फुर्ती से दूसरी कुंडी भी खोली और दरवाजा खोलकर बाहर छलांग लगा दी। शरीफ अरे अरे कहता हुआ उसके पीछे भागा, मगर राहत तो जैसे उड़ा जा रहा था। गिल्ली के खत्म होते ही सामने मेन रोड था। खुशकिस्मती से उसको एक बस मिल गई जो चलने ही वाली थी। वो लपक कर उसमें बैठ गया। सीट पर बैठकर उसने गिल्ली में देखा। शरीफ दरवाजे के बाहर खड़ा हैरत और परेशानी से उसकी तरफ देख रहा था। राहत घर पहुंचा तो 9:30 हो रहे थे। उसकी गुमशुदगी ने सबको परेशान कर दिया था। अभी तक किसी ने खाना भी नहीं खाया था। उसको देखकर सबके चेहरे खिल उठे। अरे भाई, तुम तो पार्क का कहकर गए थे, शफकत साहब ने कहा। वहां से कहाँ चले गए थे? मैं मालूम करने गया था कि वो शरीफ साहब करते क्या है, राहत ने शान बेनियाजी से कहा। तो मालूम कर लिया? बेगम शफकत ने जल्दी से पूछा। जी हाँ, राहत ने आंखें मचमचाकर सबको देखा। वो नोट छापते हैं, 100 के भी और 10 के भी। इस इंकिशाफ ने सबको जैसे पत्थर का बना दिया। करमदीन और उसकी बीवी भी वहीं खड़े थे। उनके चेहरे भी फक हो गए। शफकत साहब ने कहा, ये क्या सुना दिया तुमने? शरीफ नोट छापता है। बस इसको इत्तेफाक ही कह ले कि मैं उस वक्त उसके घर पहुंच गया जब वो अपने एक दोस्त के साथ बातें कर रहा था। उनकी बातें में टेप करके भी ले आया हूँ। ये कहकर राहत ने जेब से टेप रिकॉर्डर निकाला और उसको मेज पर रखते हुए उसका प्ले का बटन दबा दिया। सब लोग हैरत से आंखें फाड़े टेप की तरफ मुतवज्जे हो गए। मगर ये क्या? उसमें से बजाय शरीफ और उसके दोस्त की गुफ्तगू के एक गाने की आवाज आने लगी। ये क्या बेहूदगी है? शफकत साहब का सस्पेंस गाने की वजह से मजरू हो गया था। वो मुंह बनाने लगे। एक लम्हे को तो राहत परेशान हो गया, मगर फिर मुस्कुराकर बोला, मैं कैसेट को रिवर्स करना भूल गया था। कैसेट को रिवर्स करके उसने दोबारा चला दिया। टेप से खांसने की आवाजें आने लगी। ये शरीफ खांस रहा है, राहत ने चमकती हुई आंखों से बताया। शफकत साहब ने उसे खामोश रहने का इशारा किया और गौर से सुनने लगे। कैसेट पर टेप की हुई शरीफ और उसके दोस्त की गुफ्तगू खत्म हुई तो वहां पर मौजूद तमाम लोग परेशान नजर आने लगे। शफकत साहब कुछ सोच रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, तुमने तो बड़ा कमाल कर दिखाया राहत। हम तो समझ रहे थे कि जासूसी नावल तुम्हें बिगाड़ रही हैं, मगर तुम तो निहायत समझदार होते जा रहे हो। ना सिर्फ तुमने बाबा करमदीन को तबाही से बचा लिया, बल्कि एक ऐसे गिरोह का भी पता चला लिया जो नोट छापता है। मैं अभी पुलिस को इत्तला देता हूँ। राहत का सर फखर से बुलंद हो गया। उसकी अम्मी ने मोहब्बत से उसे लिपटा लिया। उधर करमदीन और उसकी बीवी अभी तक हक्का बका थे। उन्हें अल्लाह मियाँ ने बाल बाल बचाया था। वो ये कैसे बर्दाश्त करते कि उनकी बेटी एक जराइम पेशा की बीवी बने। शफकत साहब पुलिस को फोन करने के लिए उठने ही वाले थे कि उनके ड्राइवर ने आकर इत्तला दी कि करमदीन से उसका छोटा भाई सरदार मिलने आया है। यही इस सारी मुसीबत की जड़ है। करमदीन ने तिलमिलाकर कहा, उसी ने इन लोगों को हमारी बेटी का रिश्ता लेने के लिए भेजा था। मालूम होता है कि ये वापस आ गया है। उसको इधर भेज दो। शफकत साहब ने कहा। ड्राइवर चला गया। थोड़ी देर बाद सरदार वहां आया और सलाम करके एक तरफ खड़ा हो गया। गुस्से की शिद्दत से कांपते हुए करमदीन ने सरदार से कहा,
तुमने ही शरीफ की बहन को यहाँ भेजा था ना रजिया के रिश्ते के लिए। तुम्हें पता भी है कि वो क्या करता है। सरदार के चेहरे पर हैरत के तासुरात थे। वो करमदीन के गुस्से से भी बहुत डरता था। धीरे से बोला, भाई साहब, शरीफ को मैं बरसों से जानता हूँ। उसका बाप मेरे साथ दौलतपुर के रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करता था। वो बेचारा तो फौत हो गया था। मरने से पहले उसकी ये ख्वाहिश थी उसका लड़का भी कुली बने, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो इस शहर में चला आया और यहाँ पर एक सरकारी मुलाजमत कर ली। उसकी बहन और वो मुझे बाप की तरह समझते हैं। करमदीन उसको घूरते हुए बोला, तुमने तो हमें तबाह करने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी। वो सरकारी मुलाजमत नहीं करता है सरदार, वो नोट छापता है, नोट। तो इसमें परेशानी की क्या बात है भाई साहब? सरदार ने उलझ कर पूछा, क्या आप लोगों को उसकी बहन ने नहीं बताया था कि वो सरकारी सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में मुलाजिम है? वहाँ नोट ही छापे जाते हैं। सरदार की बात सबसे पहले शफकत साहिब की समझ में आई थी। वो बड़ी जोर से कहकहा मार